बुंदेलखंड की धरती वीरों की धरती है और इतिहास इसके शौर्य तथा पराक्रम का गवाह रहा। इसी का प्रमुख भाग है धर्मनगरी चित्रकूट, जहां गांवों में आज भी कई ऐसे वास्तविक हीरो छिपे हैं जिनके शौर्य पराक्रम वाले व्यक्तित्व से आज भी लोग अनजान हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक जीवंत किस्सा आज भी छिपा है चित्रकूट जनपद के छीबों गांव में, जहां के पूर्व प्रधान स्वमूरत ध्वज मिश्रा इकलौते ऐसे किसान थे जो काला पानी की सजा के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में देश की तरफ से अफ्रीकी देश गए और सकुशल अपनी सरजमी पर वापस लौटे। छीबों के मौजूदा प्रधान अनिल मिश्रा आज भी अपने बाबा के शौर्य और पराक्रम को याद करते हुए वीरता के भाव से भर जाते हैं। आज भी अनिल मिश्रा अपने बाबा के बीते हुए पलों को याद करके उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। बताते हैं कि बाबा मूरत ध्वज मिश्र का जन्म 1916 में हुआ और बचपन से ही उनके अंदर मातृभूमि के लिए प्रेम और क्षेत्रीय मुद्दों के प्रति लगाव था। उन्होंने बताया कि जब भी वे अपने बाबा के पास बैठते थे तो अपनी पुरानी यादें साझा किया करते थे। उनके अनुसार बाबा को अंग्रेजों द्वारा 18 वर्ष की उम्र में सजा ए काला पानी यानी कि सेलुलर जेल भेजा गया। गांव में शिक्षा की अलख जगाने वाले पंडित स्व दीनानाथ का जितना योगदान रहा उतना ही श्रेय स्वमूरत ध्वज मिश्र को जाता है। अनिल मिश्रा ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन काल में छीबो इंटर कॉलेज के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे तथा मौजूदा प्रधान होते हुए गांव की विद्यालय समिति के नाम सैकड़ों बीघे जमीन भी पट्टा किया, जिससे विद्यालय की स्थिति ठीक ठाक बनी रहे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। यूँ तो कहा जाता है बुंदेलखंड का चित्रकूट एक बहुत ही पिछड़े इलाके में या कहा जाए कि आकांक्षी जनपदों में आता है, लेकिन शौर्यता और वीरता से भरे इस चित्रकूट जनपद की कहानियाँ बहुत ही रोचक और शौर्य से भरी हुई हैं। ऐसे में मैं चर्चा करूंगा एक ऐसे गुमनाम योद्धा की जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया, जो अंग्रेजों द्वारा काला पानी भी भेजा गया था, जिसे आज वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह या सेलुलर जेल भी कहा जाता है। मेरे साथ हैं आज छीबों के प्रधान अनिल मिश्रा जी। अनिल मिश्रा जी, बुंदेल भास्कर में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आपके परिवार से आज चर्चा करेंगे। आपके परिवार के एक ऐसे सदस्य जिसके बारे में हमने सुना कि वो काला पानी की सजा में गए थे और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिए थे। क्या कहानी थी? जी ये उस समय की बात है जब हमारे बाबा जी हैं, स्वर्गीय मूरत ध्वज गौतम नाम है उनका, और वो उस समय जेल गए थे एक हत्या के मामले में, जो कि अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी शासन में उनको सज़ा हुई, काला पानी की सज़ा दी गई, कठोर सज़ा, जिसमें वो जेल में रहे और जेल में ही रहते हुए उनको उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, जिसमें भारत से जो कैदियों की छटनी करके अंग्रेज़ों द्वारा ले जाई गई थी टुकड़ी अपने सेना में, तो उसमें हमारे बाबा जी भी गए थे। और ईरान इराक वो अपनी उस समय की चर्चा के बारे में, जैसे हम लोग छोटे थे तो बताया करते थे बात में कि हमने कुश्ती भी लड़ी जेल में और बहुत से माने उसमें अपने बहुत सी चीज़ें जीती। और जब वहाँ चयन हो गया और ले गए तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ जेल में तो वैसे ही रह जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम सेना में जाएं, हो सकता है कि छूट जाएं। उनका हेतु इतना ही था। लेकिन जब वो वहाँ गए और सेना में वहाँ पे ड्राइवरी की, उन्होंने मेजर की गाड़ी चलाते थे और लगभग 2 माह तक ईरान इराक में उनका जो है कैंप रहा। तो गाड़ी यहीं पे पहले से बनती थी या उनको वहाँ सिखाया गया? गाड़ी उन्होंने पहले से उनको आती थी और साथ में वहाँ पे उन्हें प्रशिक्षण भी 1 माह का दिया गया पहले जेल में ही, और प्रशिक्षण देने के बाद उनको भेजा गया यहाँ से विदेश, और वहाँ 2 माह तक जो है रहे और वहाँ भी तमाम प्रकार के युद्धों में शामिल रहे। जैसे युद्धों में जाना, युद्ध में वो व्यक्ति जाता है जो ट्रेनिंग किया हुआ रहता है, ऐसे में मात्र अल्पकालिक या कहा जाए कि बहुत ही कम समय में ट्रेनिंग दी गई ड्राइवरी की और उनसे उस समय सैनिकों को प्रशिक्षित करके भेजा जाता था। तो ऐसे में क्या लगता था कि वह समय पूरा खतरे से भरा था और
खतरे से भरे होने के समय में अंग्रेजों ने तमाम ऐसे कैदियों को लड़ने के लिए भेजा जो प्रशिक्षित नहीं थे। अब बहुत से इनके साथ में जो गए थे वो वहाँ शहीद हो गए, उनका नाम आज भी कहीं भी नहीं होगा संभवतः, और उनके बारे में भी कोई नहीं जानता है। और भाग्यवश ये अपना बच के आ गए। तो लौटने के बाद जब आए मुंबई में इनसे पूछा गया कि लौटेगा कि नहीं लौटेगा, तो इन्होंने सोचा ये बात अंग्रेजों ने पूछी। हाँ, उसमें उस समय आर्मी मैन जो थे उन्होंने पूछा कि लौटेगा कि नहीं लौटेगा। तो इन्होंने कहा कि मैंने मन में सोचा कि अगर मैं कहता हूं कि नहीं लौटूंगा तो शायद मुझे पुनः जेल में न डाल दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं लौटूंगा, सेना को ज्वाइन करूंगा। अच्छा, तो जब घर आते समय उन्होंने कहा कि मैं वापस जाऊंगा। हाँ, वापस आऊंगा। तो उनको एक जो है स्लिप दी गई कि इस स्लिप को लेके आना और यहाँ पे मुख्यालय में इसको जमा कर देना और अपनी सर्विस करना। तो लौट के आए, मानिकपुर स्टेशन में उतरे, वहाँ से ऐंचवारा आए, ऐंचवारा से साइकिल लिए, ट्रंक, सब कुछ सामान भी उनका था अभी तक, पर अब काफ़ी वर्षों। साइकिल वगैरह सेना के द्वारा दी गई थी? नहीं, साइकिल अपने यहाँ, मतलब वहाँ से रिश्तेदारों की लेके फिर गांव आए थे। जी हाँ, अब वो समय था ऐसा कि कहीं कोई साधन तो चलते नहीं थे। साइकिल एक बहुत बड़ा साधन का माध्यम था और ना कोई सूचना आदान प्रदान होती थी, पत्रों के माध्यम से, ना पत्र ही उस समय आते जाते थे विश्व युद्ध के दौरान। तो मतलब सूचना का आदान प्रदान बंद था। और यहाँ गांव में लगभग ये हो गया था कि मूरत ध्वज जो है खत्म हो गए, अब वो लौटेंगे नहीं, काला पानी की सजा हो चुकी है। यहाँ इतनी ही जानकारी थी। अच्छा, जैसे हम लोग अमूमन चर्चा किया करते हैं अपने दादी के साथ और घरेलू परिजनों के साथ कि उस समय का जो दौर था, जैसे बाबा चले गए थे, तो क्या कभी दादी इस किस्से का जिक्र करती थी आपकी? अब दादी उस समय इतनी मतलब अकेले रहने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग इतनी थी कि वो स्वयं से अपने सारे कार्यों को, और जो लोग लगाव रखते थे तो सहयोग करते रहते। तो कृषि कार्य मेन था उस समय। तो बच्चों को पढ़ाना, तो यहाँ विद्यालय जो थे इस गांव में, तो पिताजी यहीं पढ़ते रहे और बाद में अपना बाहर गए पढ़ने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी इरादों से, तो इसलिए उन्होंने अपना जो सब कुछ कारोबार जारी रखा। और ग्रैंडफादर थे यानी पिताजी के बाबा, वो थे, तो वो सारी चीज़ों को अपना चलाते रहते थे। तो बाबा अपना, उनके बारे में यही था कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। मतलब सारी आशाएं टूट चुकी थी। सारी आशाएं टूट गई थी और गांव में लगभग यही था कि मुश्किल ही है। परंतु उस दिन होली का दिन था, ऐसा बताया उन्होंने कि जब मैं लौटा तो साइकिल से आया, नदी के उस पार खड़ा हुआ और ड्रेस में थे पूरा। उस समय सेना में हाफ पैंट और वर्दी का वही चलता था और टोपी। तो एक सुंदर मलैया जी रहे, तो उनको थे? अपने गांव के ही हैं, सुंदर पांडे जो है। तो उनको जो है आवाज़ दिया उन्होंने उस पार से। तो उन्होंने देखा कि कोई पुलिस वाला आवाज़ दे रहा है, तो वो अपना उठ के भाग खड़े हुए, क्योंकि उस समय पुलिस को सब बहुत डरते थे। आज भी हालांकि वो लोगों में पुलिस के प्रति जो डर है, डर का माहौल है, लेकिन उस समय और ज़्यादा था। उस समय अंग्रेजों की वजह से और अधिक डर होता था कि पता नहीं किसको उठा ले जाएं, काहे में बंद कर दें। आज भी वही चीज़ें हैं, लेकिन आज थोड़ा सा संविधान कानून के होने की वजह से 4 लोग जुट जाते हैं कि भाई क्यों ले जा रहे हो, क्या बात है। आज लोकतंत्र मजबूत है। तो अंग्रेजी शासन था, तो अंग्रेजों को अपना एक ही था, कुछ भी लगा के देशद्रोह लगा के अंदर कर दिया, या शासन का द्रोह लगा के अंदर कर दिया। तो वो चीज़ें होने के कारण वो भाग खड़े हुए। तो फिर आवाज़ दी उन्होंने नाम लेकर के कि मैं हूँ फलाने। तो उन्होंने मुड़ के देखा तो कहा कि अरे मूरत ध्वज तुम आ गए, तो भले अवाक रह गए। ये कितने सालों का गैप था कि जब शुरुआत में जेल गए, फिर 1939 1945 तक विश्व युद्ध चला? जी हाँ, तो लगभग जो है 8 से 10 वर्ष जेल में रहे। 8 से 10 वर्ष जेल में रहे। 10 वर्षों बाद जब भी लौटे गांव, 10 वर्षों बाद लौटे। 10 वर्ष के बाद लौटे। और लौटने के बाद उस दिन होली थी, तो फिर सब बड़ा खुशी उल्लास का माहौल रहा। और धीरे धीरे लोगों में अपना उन्होंने बात व्यवहार और सारी चीज़ें बनी रही, और बाबा के साथ त्योहारों की रौनक लौट आई और सभी लोगों से मेल मिलाप होता रहा। धीरे धीरे चल के फिर लोगों ने, और उनका लोगों के प्रति लगाव बढ़ता गया। लोगों ने उन्हें प्रधानी में खड़ा किया सन 65 में। सन 65 में पहली बार प्रधान हुए। और फिर ये सिलसिला लगातार 90 तक चला, और लगातार 90 तक, 65 से लेके 90 तक
प्रधान लोगों के द्वारा बनाए गए। लोगों का प्रेम था, लोगों का लगाव था, क्योंकि ऐसी कार्यशैली थी। उन्होंने व्यक्तिगत के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करते थे, लेकिन दूसरों के लिए जहाँ तक हो सकता था कार्य करने का प्रयास करते थे। लोग अपने पूर्वजों के नाम पर स्मारक बनवाते हैं, चौराहे का नाम रखते हैं, और इसलिए रखते हैं कि जिससे उनकी आने वाली पीढ़ी भी उनके नाम को याद रख सके, और वो व्यक्ति प्रेरणादायी होता है गांव समाज के, लेकिन धीरे धीरे एक फिर जाति विशेष या कहा जाए घर विशेष में रह जाता है। बाबा के लिए क्या सोचा है आपने भविष्य में? देखिए भैया, मैंने 16 से 18 वर्ष जो है दीनदयाल शोध संस्थान में काम किया। माननीय नानाजी देशमुख जो भारत रत्न से अलंकृत हैं, और डॉक्टर भरत पाठक जी, ये मेरे प्रेरणा स्रोत हैं कार्यों के प्रति। नाना जी कहते थे कि काम के लिए, नाम के लिए काम मत करिए, काम के लिए काम करिए, नाम अपने आप होगा। और ये स्टैच्यू या स्मारक बनाने से इनमें चील कौवे बीट करते हैं, केवल उनकी सफाई भी करने वाला कल कोई नहीं रह जाता है। तो इसलिए इसमें दिमाग ना लगा करके हम काम पे अपना दिमाग लगाते हैं, कि जिससे अगर हमारा काम उस लेवल का होगा तो लोग अपने आप नाम लेंगे आगे चल के। लेकिन नाम के लिए काम करना ये मैं उचित नहीं समझता हूँ, ना मेरी ऐसी संगत रही है। नाना जी के साथ रहने का कितने दिन का सानिध्य रहा आपका? मैं सन 2000 से लेके 2016 तक, और 2010 में नाना जी का देहावसान हुआ है, और उसके बाद माननीय भरत पाठक जी जो प्रधान सचिव थे, आज गंगा विचार मंच के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, उनकी संगत में रहा हूं। तो लगभग 16 वर्ष जो है दीनदयाल शोध संस्थान में, और 10 वर्ष नाना जी की संगत में। संस्थान की तरफ से सुना है हमने कि आपको कई देशों में यात्राएं करने का मौका मिला। जी हाँ। आपने वहाँ की कहा जाए कि भौगोलिक स्थितियाँ देखी, वहाँ के जो है जो लोगों के संस्कृति है, वहाँ की सभ्यता है, उसको आपने देखा। जी हाँ, जैसे हाँ। और बात आती है कि एक गांव के विकास करने के लिए क्या बदलाव करना चाहते हैं गांव के लिए? देखिए, जैसे आज हम विकास 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 की बात हो रही है, विकास है क्या? एक्चुअल में लोग क्या कंक्रीट, कंकड़, पत्थर और ये जो बिल्डिंगें हैं लोहा सीमेंट की, इसे विकास कहते हैं? विकास ये यथार्थ नहीं है। क्योंकि जब मैं विदेश गया पहली बार 2006 में, टेरा माड्रे संस्था है, उसके माध्यम से दीनदयाल शोध संस्थान से भी 16 कार्यकर्ता आमंत्रित किए गए विभिन्न विषय के, तो उसमें मेरा भी चयन हुआ, मैं भी गया। तो हम लोग इटली गए। इटली में टोरिनो प्लेस है, वहाँ पे इंटरनेशनल सेमिनार हुआ, जिसमें विभिन्न 154 देशों से लोग आए थे। उसमें समाज सेवी भी थे और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग थे। तो वहाँ पे ये देखा कि इतने संस्कृतियों का संगम एक जगह, कोई रेगिस्तान से आया है, कोई अमेज़न के जंगल से आया है, कोई भारत जैसे देश से आया है, श्रीलंका, यानी विभिन्न देश। पर जो टोरिनो की स्थिति देखी, अच्छी बिल्डिंगें, अच्छी रोड, अच्छी व्यवस्थाएं, सब कुछ अच्छा है, ठीक है देखने में, लेकिन अगर अंदर घुसे तो वहाँ सब विखंडित है, कोई किसी का नहीं। कोई गिरा पड़ा है तो वो सब चले जा रहे हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। हमारे भारत में कम से कम अभी लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति है, और मानवीय मूल्यों की वहाँ पे कोई कदर नहीं, एकदम से खत्म है मानवीय मूल्य। केवल वहाँ पर अच्छा कपड़ा, अच्छा बिल्डिंग केवल देखने के लिए है। आत्मीयता, संवेदना, सहनशीलता, ये सारी चीज़ें वहाँ खत्म है। तो हमें ऐसे समाज का निर्माण करके नंगे नहीं होना है, और ना नग्न समाज की स्थापना करना है। हमें अपने भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज और अपने परिवेश को देखते हुए अपने समाज का निर्माण करना चाहिए। नाना जी भी इसी उसमें थे कि स्थानीय आधार पर जो चीज़ें तैयार की जाती हैं उनमें भावनाएं जुड़ी होती है, और जो पैकेट बंद चीज़ें हैं या किसी बड़ी कंपनी के द्वारा है उसमें भावनाएं नहीं है, वह केवल व्यवसाय है। और जो हमारे यहाँ से विपुल हाथों से उत्पाद तैयार होगा वह हम सबके लिए भावनात्मक और एक क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, और हमारा होगा, इसलिए उससे हमें लगाव भी होगा। 16 सालों तक दीनदयाल शोध संस्थान में आपने समय दिया, अचानक राजनीति की तरफ रुख कैसे मुड़ गया? राजनीति नहीं, हम अपने बाबा को देखते थे कि जब प्रधान थे कि लोग आते हैं, बैठे हैं, तमाम पंचायतें निपटा रहे हैं, तो मन में भाव होता था कि यार हम भी एक दिन इसी प्रकार बाबा जी जैसे बैठेंगे और 10 लोग बैठे रहेंगे,
पंचायत करेंगे, मतलब लोगों की समस्याएं सुलझाने को मैं अच्छा लगता था। समस्याएं सुलझाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, किसी के साथ बुरा नहीं होगा, कोशिश। तो ये मन में भाव जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था तो मैं उसी तरह बाबा की तरह सिर में ढाठा बांधूं और बैठूं उसी तरह। और आजी से तो आजी कहती थी कि एक दिन तहिन या लाठी का उठाई है, तो जो बाबा जी की लाठी है उसे आज भी मैं अपने पास रखे हुए हूँ। और वो मेरे अंदर भाव रहता है कि कोशिश करता हूँ कि किसी गरीब या किसी अन्य का मेरे द्वारा गलत ना हो। अब अनजाने में अगर कुछ होता है तो उसके लिए मैं क्षमा भी मांगने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। 4 भाइयों में मूछें भी आपकी ही बाबा की तरह देखी जाती हैं। ये मैंने शुरू से रखा है और मैं मूछें कभी नहीं हटाया। मैंने मेडिकल की पढ़ाई की, सीनियर बहुत मेरे पीछे पड़े रहे, लेकिन मैंने मूछें नहीं हटाई कि भाई हमारे यहाँ जब पिता खत्म होते हैं तभी मूछें हटाई जाती हैं, अन्यथा इसके बीच में नहीं हटाई जाती। तो सीनियर्स बहुत हमारी रैगिंग करते थे, तमाम हम परेशान भी किए, लेकिन हमने नहीं हटाया कि भाई आप कुछ भी हमें सजा दे दीजिए, लेकिन हम मूछें नहीं हटाएंगे। मतलब मूछों को रखने में भी परेशानी झेलनी पड़ी? परेशानी झेलनी पड़ी। रात रात भर ग्राउंड में दौड़ाया गया, चड्ढी पहन के दौड़ाया गया, ठंड में भी दौड़े, कसरत कराई गई, डांस कराया गया। क्या क्या बताएं, बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं बताने लायक है। लेकिन मूछें नहीं हटी? मूछें नहीं हटाई, लेकिन समस्याएं झेली। कहते हैं जो डीएनए होता है वो जनरेशन अगली नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, तो बाबा का जो डीएनए है सब ज़्यादा आप में ही मिलता है ऐसा? अब ये गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने दिया है। कोशिश करता हूँ कि उनके चरणों को आशीर्वाद लेते हुए प्रयास कर रहा हूँ, और देखिए जहाँ तक हो सकेगा करता रहूँगा, चाहे पद में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन जो स्वभाव है वो अपना काम करता रहेगा। और अच्छी प्रवृत्ति, अच्छे लोग की संगत करना है, गलत चोर छिनार की संगत न करना है, न सहयोग करना है, क्योंकि हम गलत को बढ़ावा देना नहीं पसंद करते, चाहे वो हमारा स्वयं का भाई हो। हम उसका गलत, अगर वो उस लेवल का गलत है तो हम कभी सहयोग नहीं देंगे, और अच्छों का हमेशा सहयोग देंगे, साथ देंगे।